जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर की टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हिंदी की टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों पहला प्रश्न है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और विज्ञान भारती द्वारा आयोजित लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान के पहले सेमिनार की मेजबानी किस शहर ने की? तो दोस्तों यह किसने की है? तो दोस्तों यह की है लेह शहर ने। ये लेह शहर ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बिजना भारती के सहयोग से लेह में आयोजित लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मायोस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से पीड़ित अरुण बाली जो दोस्तों इनका निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों अरुण बाली यह एक अभिनेता थे और इनको दोस्तों मायस्थेनिया ग्रेविस बीमारी से मृत्यु प्राप्त हो गई। तो दोस्तों यह दोनों चीज़ें नोट जरूर कर लें। यह अरुण बाली जो हैं दोस्तों यह एक अभिनेता थे और इनका मायस्थेनिस ग्रेविस बीमारी के कारण निधन हो गया है। तो दोस्तों दोनों ही जानकारी नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, वायोवृद्ध अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। वह मायोस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित थे जो नसों और मांसपेशियों के बीच संचार विफल के कारण एक ऑटो इम्यून बीमारी थी। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मोढेरा गांव को। और मोढेरा गांव दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, यह भी नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसरण जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक सम्मेलन 11 वर्षों के बाद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, नितिन गडकरी ने लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 11 साल बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जापानी ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो दोस्तों जापानी ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने सुजुका में बारिश में
जापानी ग्रांड प्रिक्स जीतकर लगातार दूसरी बार फॉर्मूला 1 ड्राइवर का खिताब जीता। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया। तो दोस्तों यह किसे चुना गया है फिर से, तो दोस्तों यह चुना गया है ए बाला सुब्रमण्यम को। ए बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि राधिका गुप्ता को उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस बैंक ने इंडा के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों किस बैंक ने इंडिया के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों यह क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पर इंडिया है। इंडिया के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम स्टेट बैंक ने शुरू किया है। और दोस्तों इस कार्यक्रम का यह 4था संस्करण है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी बंगाल के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेते हुए SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के 4थे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों हरियाणा सरकार ने भिन्न आर्थिक गतिविधियों के सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह किया गया है जस्टिस दिनेश शर्मा को, जस्टिस दिनेश शर्मा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है कानून और न्याय मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उसके सहयोगी संगठन, तो दोस्तों इसके सहयोग संगठन को भी किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच सफ़ेद नौवहन सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के नौवहन के साथ भारत ने सफ़ेद नौवहन का समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है न्यूजीलैंड नौसेना ने समझौते किया। रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के आदान प्रदान पर एक अनुवादन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है
ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मुलायम सिंह यादव हमारे देश के एक बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और दोस्तों 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों यह नोट जरूर कर लें, एक बार भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और दोस्तों 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से आते हैं, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों इन्होंने हमारे देश के शहीदों के सब पहले घर नहीं आया करते थे, पहले सब का यानी दोस्तों सब नहीं आकर फौजी का बॉक्स और उसकी ड्रेस और बॉलीड घर आया करता था। और जब यह हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे, इन्होंने हमारे देश में एक नई शहीदों के उपलक्ष्य में एक अधिवेशन जारी किया और शहीदों के शव को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने स्टार्ट कराया था। तो दोस्तों यह एक इसके लिए महान पुरुष भी माने जाते हैं। तो दोस्तों याद जरूर रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री तो रहे हैं और भारत के 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और दोस्तों शहीदों का शव जो घर पर आता है उसको पहुंचाने का कार्य स्टार्ट भी मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया था, यह भी आप ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बीडा B1 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी स्कूटर भारत में लॉन्च किया गया था। बीडा B1 निम्नलिखित में से किस कंपनी का स्कूटर है। तो दोस्तों यह किस कंपनी का स्कूटर है। तो दोस्तों यह है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का यह स्कूटर है और दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इसका नाम बीडा B1 है और यह दोस्तों हीरो मोटर्स कंपनी की बाइक जो आती हैं उस कंपनी ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प्स ने एक नए 2 पहिए वाहन हीरो बीडा B1 के लॉन्च के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में प्रवेश किया है। यह ईवी अपने नए ब्रांड बीडा के तहत पहला मॉडल है। तो दोस्तों यह हीरो मोटरसाइकिल का मतलब ऑटो सर्विस का पहला बीडा जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया गया है, यह याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक झारखंड में 18 साल की आयु से पहले लड़कियों की शादी का प्रतिशत 5.8% यानी फीसदी है। यह सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, यह गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय का सर्वे जारी कर कहा है कि झारखंड में ही सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब राज्य झारखंड और दोस्तों पश्चिमी बंगाल, यानी दोनों यह राज्य हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें, पश्चिमी बंगाल और झारखंड ये दोनों राज्य बाल विवाह के मामले पर शीर्ष पर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रवेशन के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए एक अनूठी समाधान स्मार्ट वायर लॉन्च किया। तो दोस्तों यह क्या है, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है,
आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए तेजी और परेशानी मुक्त तरीके से स्टाफ आधारित आवक प्रवेशन में मदद करने के लिए एक अनूठी समाधान स्मार्ट वायर लॉन्च किया। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन के मताधिकार संगठन के साथ किस बेलारूसी मताधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यह किसे किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है एलिस बियालियातिस्की को शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, नोबेल शांति पुरस्कार 7 अक्टूबर को बेलारूस के मताधिकार चैंपियन एलिस बियालियातिस्की, रूस के मेमोरियल ग्रुप और यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों काफो फर्स्ट उपग्रह जो है यह किस देश ने लॉन्च किया है? और दोस्तों यह लॉन्च किया गया है सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए। तो दोस्तों यह किया गया है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नए उपग्रह लॉन्च किया है जो सूर्य को देखेगा और उसके रहस्य को उजागर करेगा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि प्रश्न है, केंद्र सरकार और LIC ने IDBI बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों 62.72%, यानी 60.72% क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान NIAIST के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान। यह जापान में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारत ने भारतीय आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों व्याख्या हुई। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।
और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।